दोस्तों, वैसे आप जानते हैं कि हम नवोदित कलाकारों का, उदीयमान कलाकारों का मैं इंटरव्यू लेता हूं, जिनका पदार्पण होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में ख़ास करके। आज हमारे बीच एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, वर्सेटाइल एक्टर आप उन्हें कह सकते हैं। सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में उनका समान रूप से अधिकार है, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सस्पेंस को तोड़ते हुए डायरेक्टली मैं आपको उस वर्सेटाइल बहुप्रतिभा संपन्न कलाकार से मुलाकात कराना चाहता हूं, जिस कलाकार का नाम है विनोद कुमार त्रिपाठी जी। तो विनोद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में सर। जी नमस्कार। विनोद जी, आप बहुप्रतिभा संपन्न हैं, इस बात को हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझें। एक लंबा अरसा आपने इस फिल्म में गुजारा हुआ है और कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं सर कि बड़े कालजयी बन जाते हैं, और हम चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर, जहाँ पर कि आप इतना सारा काम कर चुके हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, इन सब को, और जो कुछ नए कलाकार आना चाहते हैं हमारी इस इंडस्ट्री में, उनके लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। तो विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान के किस कोने में ये प्रतिभा ने अवतरित हुई? मैं वैसे सर, मेरी पैदाइश जो है वो तो प्रॉपर मुंबई महाराष्ट्र की है। अच्छा। लेकिन हमारे जो बैकग्राउंड है, मतलब हमारे पिताजी दादाजी सब उत्तर प्रदेश से हैं। संत कबीर नगर एक जगह है, खलीलाबाद। हाँ जी, हम वहाँ से हैं। अच्छा अच्छा। भाई बहुत सुंदर हो। कबीरदास के बारे में ऐसे अचानक याद आ गया कि लोग कहते हैं कि भाई जो बनारस में मरते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है, तो कबीरदास जी का जन्म बनारस में हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कबीरा बनारस मरा तो भगवान ही कौन नहीं हो रहा, राम ही कौन नहीं हो रहा जी। तो वो खलीलाबाद में चले गए, जहाँ पर एक मगहर साथ कुछ मगहर हाँ, मगहर एक कस्बा है, जो कहते हैं कि वहाँ पर गधों का ये होता है। तो अगर बनारस में रहकर मैं अगर स्वर्ग को प्राप्त करूं तो उसमें हमारे राम का क्या नहीं हो रहा रहेगा। तो आप उस धरती से बिलोंग करते हैं, बट आप यू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। मुंबई हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि सब यही है। बहुत बढ़िया। तो आपकी बॉर्न यहाँ हुए तो शिक्षा दीक्षा सब आपका मुंबई। जी बिल्कुल। तो विनोद जी, जैसा आप देखते हैं कि खास करके जो कीड़ा होता है एक्टिंग का, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से ड्रामा करते हुए इंटर कॉलेज कंपटीशन से शुरुआत बच्चे करते हैं। तो क्या आप भी इस तरह से थे स्कूल या कॉलेज में? नहीं सर, एक्चुअली मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते। डॉक्टर नहीं तो नेवी में जाओ या इंजीनियरिंग करो। मैं थोड़ा इंग्लिश में और गणित में कमज़ोर था। हुआ यूँ कि एक बार हमारे घर के पास, जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, एक जगह है तुलसी लेक करके, वहाँ अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म की शूटिंग से गई। अच्छा, राम बलराम। हाँ, वो मैं देखने पहुँच गया। ओके। बोला यार तो बड़ा इजी, मुझे इजी लगा एक्टिंग। थोड़ा आवाज लाउड रखिए। इजी है, मतलब सामने वाला बता रहा है क्या करना है, वो कर रहे हैं। अब मुझे तो बाद में पता चला कि इजी नहीं है जब आए लाइन में। वहाँ से धीरे धीरे वो जो फिल्मी कीड़ा होता ना, बदन में घुसा। शुरुआत हुई, 11th में फेल हो गए, फिर दोबारा पास किए, साइंस से आर्ट्स पे गए, शिफ्ट किए, आगे नहीं पढ़ पाए, छोड़ दी। हमने स्ट्रगल चालू किया 82-83 में, यानी 82 और 83 के आसपास हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया। वो फिल्म राम बलराम देखने के पश्चात? हाँ सर, उसी के दौरान शूटिंग देखने के पश्चात ये तो सिलसिला शुरू हुआ धीरे धीरे। हाँ। तो विनोद जी, ये बताइए कि जैसे बम्बई में बहुत सारी नाट्य संस्थाएं हैं, तो डायरेक्टली आप शूट में आना शुरू कर दिए किसी रेफरेंस से, या आपने सीढ़ी बनाई कि कहीं संस्था से जुड़े? हुआ ये कि हमारे एक मित्र हैं, उनके चचा लगते थे, उस ज़माने में वो प्रोडक्शन में काम करते थे। अच्छा, विनोद खन्ना साहब के साथ। ओके। और उसी दौरान एक फिल्म कर रहे थे, अपमान, डॉक्टर अमी अस्थाना की। तो मुझे वहाँ बुला लिया उन्होंने, क्राउड में। अच्छा, क्राउड में चला गया। ये मेरी शुरुआत थी। क्राउड से शुरुआत हुई। और
वहीं से लिंक बनने शुरू हुए। स्ट्रगल क्या चीज़, उस ज़माने में टेलीविज़न था नहीं, ना ही कोई प्राइवेट चैनल था। फ़ोटो स्टिल्स निकाल करके आपको छोड़ने हैं। अच्छा, बॉडी भी वैसी नहीं थी, 38 किलो का वजन था पूरा। अब आदमी कंफ्यूज कि इस लड़के को रोल क्या दें, जी, क्या बनाएं, इसको कहाँ खड़ा करें। एक मीडियम कद की आपकी बॉडी थी बस, लेकिन चालू स्ट्रगल चल रहा है, फोटो दबाए घूम रहे हैं हर जगह, ऑफिस टू ऑफिस। तो विनोद जी, अभी जो पीढ़ी संघर्ष कर रही है, अब तो काफ़ी संघर्ष के साथ साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हो गए हैं, उतना तो तकलीफ नहीं लगी काम मिलने में, लेकिन उस वक्त भी क्या संघर्ष उतना ही ज़बरदस्त था कि इजी था? सर उतना ही था उस वक्त। क्या था कि सर सिर्फ आपको स्ट्रगल करना फिल्मों के लिए, हाँ, टेलीविज़न था नहीं ना सर। हाँ, नहीं, करेक्ट। टेलीविज़न तो बाद में आया हाँ, है, हाँ, जब DD1 आया है। टेलीविज़न नहीं था, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इस दुनिया भर की जो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ओनली फिल्म। तो स्ट्रगल आपको फिल्म के लिए करना है। और उस ज़माने का स्ट्रगल तो आप सोच ही सकते होंगे। स्ट्रगल तो आज भी है, लेकिन आज के दरवाजे बहुत सारे हैं। जी है, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ मतलब लोगों का स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है, काम मिलते हैं, भले छोटा हो बड़ा हो, काम मिलता है, कुछ न कुछ मिल जाता है। मिल जाता। उस समय ऐसा नहीं था, उसमें स्थिति ऐसी थी कि एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार। तो विनोद जी, इस संघर्ष होकर के आप निकले, जी, लेकिन जैसा मैं जानता हूँ, अभी हम लोग उस बात पे बात करेंगे, तो इस के दरमियान कुछ आपने अलग भी कुछ वर्कआउट किया, डांस का या कुछ फाइटिंग वोटिंग का, जैसे फिल्मों में लोगों की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्या कर स्टंट कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप खूबसूरत चेहरा होना चाहिए। सर चाहता तो मैं था, लेकिन क्या है, घर से सपोर्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि घर से सपोर्ट नहीं था, मतलब वो लोग नहीं चाहते थे। हाँ, उन दिनों में जरा उस दृष्टि से भी देखा जाता था फिल्मों में। तो इस वजह से मैं सीख नहीं पाया डांस वाला, लेकिन कर लेता हूँ। बाकी एक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैंने सीखी शूटिंग के दौरान। ओके। हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ, दुनिया की हर गाड़ी चलाता हूँ। मतलब फ्लाइट छोड़ के, कॉन्फिडेंस है फ्लाइट भी चला दूँगा। अच्छा, हाँ भाई, कॉन्फिडेंस है तो मेन चीज़ होती है क्या। लेकिन सीखा हमने काम करते करते। हाँ, एक्टिंग भी सीखी काम करते। जी 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 जी। तो मतलब आपका मतलब ये जो रोजी रोटी का जरिया है आपका, लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ में शुरू हो गए? दोनों साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो विनोद जी, जैसे हर शख्स, माशाल्लाह आप भी तो इतने फेयर हैं आप, तो कुछ जो भी शख्सियत आती है सबसे पहले हीरो बनने के रूप में आती है, बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाए, राइटर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप भी क्या कुछ उस हिसाब से थे? अमिताभ बच्चन, शशि कपूर बनना चाहता था, लेकिन बन गया विनोद त्रिपाठी। है ना? जी जी जी। हर इंसान वही, आज जो जनरेशन आ रही है तो अमिताभ बच्चन भी बनना चाहती है, शाहरुख खान भी बनना चाहती है, सलमान खान भी बनना चाहती है। हाँ, हाँ। हर आदमी सोचता है मैं ये बनूंगा, लेकिन एम्बिशन होना ज़रूरी है सर, सपने देखना ज़रूरी है। सपने देखेंगे नहीं तो पूरा नहीं होगा। हम भी ऐसे ही सपना देखें, लेकिन हो गया, ठीक, आई एम हैप्पी, मैं जाऊँ, मैं खुश हूँ। विनोद जी, वैसे काफी अच्छा, जहाँ पर आपको एक रिकग्निशन बनी, एक अच्छा सा कैरेक्टर आपको मिला, तो किस डायरेक्टर साहबान से आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने आपको एक रिकग्निजेबल मोमेंट क्रिएट करने का अवसर प्रदान किया? सर मेरे जीवन में तो बहुत सारे डायरेक्टर आए सर। शुरुआत डेब्यू जैसे कहते हैं इस तरह से? डेब्यू तो सर अगर बोला जाए तो बहुत, मतलब जो मेजर रोल देना जिसने शुरू जी, किया, जी। इंसान ने, मतलब विलन मेजर। उससे पहले मैं भोजपुरी फिल्म कर चुका था, उसमें मेन विलन था। अच्छा, क्या बात है। 1989 में एक फिल्म बनी थी, जुग जुग जिया मोरे लाल। अच्छा, उसमें मेन विलन में मैं इंट्रोड्यूस हूँ। भोजपुरी फिल्म? जी हाँ, उसमें राजू श्रीवास्तव साहब भी थे, जो भी हमारे बीच नहीं है। सूरज चड्डा और रोशन हीरोइन थी। हाँ, उसमें मेन विलन था। उसके बाद मैंने कई सारी भोजपुरी की थी, लेकिन हिंदी के अंदर अगर सही मायने, उस समय छोटी फिल्में कही जाती थी, कांति शाह ने मुझे ब्रेक, मतलब ब्रेक इन द सेंस, ब्रेक तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन उन्होंने जो रोल दिए, करीब 110 फिल्में मैंने उनके साथ की। अच्छा अच्छा। उसके पहले हमारे एक मित्र थे हरिनाम सिंह, मैंने डबिंग जो शुरुआत की, डबिंग फिल्म की, हाँ, और प्लस एक्टिंग के साथ साथ आपने डबिंग भी एक साइड में। अच्छा, हरनाम जी से मेरी दोस्ती हो गई। हरनाम सिंह जी रहते थे एंटा फिल्म में। अच्छा, उन दिनों? अच्छा। मैं उनसे मिलने जाया करता था। अच्छा। वहाँ और भी मेरे कई सारे दोस्त रहते थे। जी जी। किसी ने मिलवा दिया, जान पहचान हुई, तो उनकी एक फिल्म थी अपना खूनी ड्रैकुला थी। हाँ,
खूनी ड्रैकुला वाला। अरे हरनाम जी ने बहुत फिल्में बनाई इस तरह की। तो वहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद आज तक मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मतलब मैं, मेरे जितने डायरेक्टर थे मैं किसी को छोड़ा नहीं आता, सबसे आज भी ट्यूनिंग है, सबसे आज भी दोस्ती है। जब भी मेरे लायक कुछ होता है अच्छा, हर आदमी कॉल करता। जी जी, आपका व्यवहार इस तरह से था कि कोई आपको छोड़ना ही नहीं चाहता। तो हरनाम जी की भी फिल्म से खूनी ड्रैकुला से आपने शुरुआत की। तो एक बार हरनाम जी से मेरी मुलाकात हुई थी जी, काफ़ी आपके बारे में चर्चा कर रहे थे जी। तो मैंने यहाँ तक सुना है कि उनकी जो मेन कैरेक्टर करते थे हरनाम जी, हाँ। तो जो आवाज़ बुलंद आवाज़ जो हमारी जनता सुनती है पर्दे के ऊपर सुना करती थी, अब यूट्यूब के माध्यम से सुनती है, तो वो आपकी आवाज़ थी? जी बिल्कुल, उनके लिए ही मैं डबिंग करता था उनकी फिल्मों में। अच्छा अच्छा, आज तक करता हूँ। फिर हरनाम जी के लिए? हरनाम सिंह के लिए उनकी कोई भी फिल्म होती जिसमें अगर उन्होंने एक्टिंग की है जी जी, तो वॉइस मेरी जाती है। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी वो गब्बर सिंह का, मैंने देखा था, मेरी आवाज़ थी, बड़ी बुलंद आवाज़ थी भाई। अच्छा अच्छा, क्या बात उसमें मैंने भी एक कैरेक्टर प्ले किया था, हाँ। लेकिन हरनाम जी को वॉइस मैंने दिया था। अच्छा, लेकिन लगता नहीं था कि भाई, हम सोचे भाई यही बोल रहे, बाद पता चला कि हरनाम जी ने बताया नहीं कमलेश जी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो डब की गई है और विनोद त्रिपाठी जी ने से डब की अपनी तारीफ कर रहे थे। जी। देखिए कितना आप लोग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आदमी छुपाते कितने लोग। हरनाम जी ने बड़ी विभाग्य से कहा कि ये मैं नहीं हूँ, आवाज़ विनोद जी की है, और आज आपने खुद इस तरह से बताया। बहुत बढ़िया विनोद जी। अच्छा विनोद जी, तो अब तक आपने कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं? 750 के आसपास। 1983 की आप बात बताएं? 83 से लेके अब तक तकरीबन 750 फिल्में। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बहुत सारी फिल्में ऐसी भी होंगी जहाँ पर कि आपको भी संतुष्टि मिली होगी काम करके। हाँ हाँ बिल्कुल मिली सर, सैकड़ों फिल्में। अच्छा ये विनोद जी बताइए, हम लोग जो सुनते हैं कि भाई यहाँ पर एक टाइप, एक ब्रांड लग जाता है इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि आपने वो भोजपुरी फिल्म में विलन का रोल किया, तो शायद शुरुआती दौर में लोग भोजपुरी या कोई रीजनल फिल्में कर लेते हैं, उनका एक लक्ष्य, एक टारगेट रहता है, वो बॉलीवुड का रहता है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का रहता है। तो क्या इसीलिए आपने इतना बड़ा रोल मिलने के बावजूद आपने भोजपुरी फिल्में बंद कर दी, या आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे हिंदी फिल्मों के ऊपर ही? नहीं सर, करने तो आए थे हिंदी, लेकिन काम तो काम ही होता है। जी बिल्कुल, किसी भी लैंग्वेज का काम। मैंने तेलुगु फिल्म भी की है। अच्छा क्या बात, साउथ में भी की? जी हाँ, मैंने तेलुगु फिल्म की है। उसके बाद मैंने अभी कन्नड़ा फिल्म की थी, दंडुपल्यम 4, IPS ऑफिसर था। तो मैं फिल्म को फिल्म ही समझता हूँ। अभी गुजराती करके आया हूँ, विलन में हूँ, हितू कनोडिया इसके अंदर हीरो हैं, नरेश कनोडिया साहब के साहबजादे। तो मेरे हिसाब से फिल्म है, लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा मनोज जी ये बताइए, जैसे अभी आपने तेलुगु फिल्म कर ली, कन्नड़ फिल्म कर ली, और भी आपने बताए, तो ये भाषाओं का जैसे आपने डबिंग किया हरनाम जी का, तो इसमें डबिंग आप ही किसी और ने की कि आप खुद उसे सीखिए और डायलॉग बोले? नहीं, जो कन्नड़ा फिल्म थी उसमें डायलॉग हिंदी के थे। अच्छा, क्योंकि एक IPS ऑफिसर किसी और स्टेट से ट्रांसफर हो गया, ये मेरे लिए बेनिफिट था। और तेलुगु में डबिंग किसी और ने की थी, क्योंकि लैंग्वेज मुझे आती नहीं। अच्छा अच्छा, और लैंग्वेज ओवरनाइट सीख लेना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैंने आपको वर्सेटाइल पर्सनैलिटी से भी कहा विनोद जी, जो कुछ कलाकार होते हैं एक टाइप हो जाते हैं, नहीं भाई मुझे कॉमेडी नहीं जमती, नहीं मुझे सीरियसनेस नहीं जमता, लेकिन खास करके आपके बारे में देखा जाए जो 750 फिल्में आपने की हैं, तो अलग अलग तरह का रोल आपने निभाया है, राइट फ्रॉम विलन से लेकर के, कॉमेडी से लेकर के, नॉर्मल कैरेक्टर से लेकर के, पिता का कैरेक्टर, एक लविंग कैरेक्टर, लविंग कपल का कैरेक्टर, तो इस तरह से आपने किया है। तो ऐसे कैसे आप टाइप कैसे नहीं हो पाए इस इंडस्ट्री में? मैं टाइप, देखिए सर, टाइप होकर के बता नहीं रहना चाहता कि भाई आदमी विलन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं चाहता। ये आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता, ये आदमी फादर के रोल नहीं कर सकता, मैं वो नहीं चाहता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कराने वाला चाहिए। क्या बात। तो क्या एक वजह ये भी हो सकती है विनोद जी की, जैसे लोग कहते हैं कि भाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो आप वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर करने के चक्कर में वो प्रसिद्धि, वो रिकॉग्निशन जो एज ए कैरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट आपको मिलना चाहिए था इस इंडस्ट्री में, वो आपको न मिल सका? मैंने 7 रोल प्ले किए सर एक फिल्म में। एक ही फिल्म में? एक फिल्म थी मेरी डुप्लीकेट शोले, दिशा ने बनाई थी, 7 रोल प्ले किया था, और 7 तो मेजर रोल। ऐसी 4-5 फिल्में उनकी की थी। अच्छा, जंग के शोले, डुप्लीकेट शोले, गब्बर सिंह,
तो ऐसी कई फिल्में थी जिसमें मैंने 4-4, 5-5 कैरेक्टर प्ले करता था, मेजर कैरेक्टर। मुझे मजा आया। ठीक है। तो कर विनोद जी, आपने अपने बारे में बताया कि 1983 से जो सफ़र आपका शुरू हुआ था अभी तक अनवरत चल ही रहा है। और कलाकार के जीवन में लोग कहते हैं कि भाई जैसे शिक्षा खत्म नहीं होती अंतिम दम तक, तो कलाकार की कलाकारी भी खत्म लास्ट ब्रेक तक रहती है। तो मतलब आप इसे विश्राम नहीं करना चाहते? नहीं, मैं तो सर कहूँगा कि यमराज भी अगर आएंगे ना कि चलो भैया टाइम हो गया, तो बोलूँगा भैया एक शॉट लगा हुआ, एक शॉट थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, थोड़ा 10 मिनट दे दो, एक शॉट दे दे। क्या बात है, क्या बात है विनोद जी। इसे कहते हैं किसी अपने कार्य के प्रति कमिटेड होना, डिवोटेड होना। और यही चीजें थी जो जिसकी वजह से सारे प्रोड्यूसर, सारे डायरेक्टर आज तक आपके कांटेक्ट में हैं। और अगले शब्दों में कहा जाए तो अभी भी वो आपको काम देते रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो जिस तरह से ह्यूमन से ह्यूमनिटी निकाल दिया जाए तो कुछ शेष नहीं रह जाता। एक कलाकार इमोशनल होता है, वो बहुत ही गुड मैनर, ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं। अच्छा विनोद जी, ये बताइए 750 कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर करने के बावजूद, जैसे कि वेद व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत लिख दिया, ये लिख दिया, कितनी रचनाओं के बावजूद कहीं न कहीं खालीपन महसूस हो रहा था। उसकी पूर्ति, संतुष्टि गीता लिखने के बाद नहीं हुई। क्या किसी एक ऐसे कैरेक्टर की तलाश आज भी आपको है? बिल्कुल है सर। जिस तरह हर आदमी को एक हिट की ज़रूरत है ना सर, मुझे भी एक हिट की ज़रूरत है। एक हिट मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, वो मैं नहीं जानता। मैं तो इतना मानता हूँ कि किस्मत में लिखा होगा, मेहनत हम कर ही रहे और करते रहेंगे। नहीं विनोद जी, ये आपकी जो प्यास है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, एक और सेंचुरी, एक और सेंचुरी, एक और है ना, तो उसी तरह से आपने जो एक और बेहतरीन कि आदमी अगर संतुष्ट हो जाए तो उसकी प्रगति जो है वह रुक जाती है। तो कभी न रुकने वाली प्रगति आपकी ये चाह है, आपको जरूर आगे तक लेकर जाएगी। तो विनीत जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे। और जीवन के इतने फिल्मों करने के बावजूद इतनी सहजता, डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी, हम चाहते हैं कि ईश्वर जो थोड़ा सा आपका बाकी रह गया है उसकी पूर्ति जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।